बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रेशो और प्रपोर्शन के हवाले से इसकी एप्लीकेशन के हवाले से एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम रेशो का कंसेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे और इसके अलावा जो प्रपोर्शन का कंसेप्ट है वो यूज़ होगा। ये इन दोनों के बारे में मैं डिटेल से 2 लेक्चर दे चुका हूँ। तो अगर आपको प्रपोर्शन और रेशो में कोई इशू हो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन को क्लिक करें तो उसमें इसके लिंक्स जो है वो दिए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से रेशो और प्रपोर्शन जो है इसका कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसमें इसको यूज़ करते हुए किस तरीके से जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है उसको फाइंड करने में जो है वो हमारी मदद होगी इस हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो। यानी इस क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दी गई है कि 2 नंबर्स हैं और उनके दरमियान रेशो हमें दे दी गई है कि रेशो जो है वो 5:8 है। वो नंबर्स हमें नहीं दिए गए, सिर्फ उनके दरमियान जो रेशो है वो हमें दी गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, कि अगर उन 2 नंबर में से दोनों नंबर में आपने 9 ऐड कर देना है, यानी दोनों नंबर में 9 ऐड करना है, तो देन वी गेट ए न्यू रेशो 8:11। तो जब न्यू नंबर उसमें ऐड करते हैं तो वो रेशो जो है वो टोटली चेंज हो जाती है और वो नई रेशो भी दी गई है। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड दी नंबर्स, वो एक्चुअल नंबर फाइंड करने हैं जो हमें शुरू में बात की थी उसने, जिसकी रेशो आपको दी गई है। अब मैं आपको इस चीज़ की एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रेशो है 3:5। 3:5। अब 2 नंबर के दरमियान रेशो हमें दी गई है। अब अगर हम इन दोनों रेशो में सेम नंबर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी हम 2 ऐड कर दें और इसमें भी 2 ऐड कर दें, तो 3 + 2 5 आ जाएगा और 5 + 2 7 आ जाएगा। अब देखें, जैसे हमने सेम नंबर दोनों रेशो में ऐड किया है तो रेशो चेंज होके 5:7 बन गई है। यानी पहले रेशो थी 3:5 और अब रेशो क्या बन गई है, 5:7। तो जैसे ही कोई सेम नंबर रेशो में ऐड किया जाता है तो वो नई रेशो जो है उसकी आपके सामने आएगी और रेशो जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह किसी नंबर में से हम माइनस भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि 3 में से 1 माइनस कर दें और 5 में से 1 माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। और मज़ीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 पे डिवाइड होता है तो 1:2। अब देखें कि किसी रेशो में से कोई सेम नंबर आप माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं तो रेशो जो है वो चेंज हो जाती है। पहले रेशो ये प्लस करने से 2 प्लस किया तो 5:7 होगी, और अगर हमने इसी में से इन दो रेशो जो गिवन रेशो है आपको इसमें से -1 कर देना है अपने दोनों तरफ, तो हमारे पास नई रेशो क्या आ जाएगी, 1:2 आ जाएगी। तो वो पहले से डिफरेंट है, इस रेशो से ये डिफरेंट है। इसका मतलब ये निकला कि आप किसी भी रेशो में कोई नंबर ऐड कर सकते हैं और या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि वो रेशो जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इसी तरह की सूरत हाल हमारे पास यहाँ पे है कि 2 नंबर्स उसकी रेशो दी गई है और फिर वो कहता है 9 इनमें ऐड करना है, यानी इसमें भी 9 ऐड कर देना और इसमें भी 9 ऐड कर देना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया। तो फिर नई रेशो ये बन जाती है। तो फाइंड दी नंबर, अब हमने वो नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम सपोज करेंगे, जो नंबर हमने फाइंड करने हैं उसको आपने हमेशा सपोज करना है। लेट द नंबर्स बी 5x और 8x। तो ये 2 नंबर हमने सपोज कर लिए हैं, लेट कर लिए हैं, अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिए हैं। अब सोचने वाली बात यह कि हमने ये 5x और 8x क्यों लिए इस तरीके से। असल में हमने नंबर वो लेने जिनके दरमियान ये रेशो जो ऑलरेडी गिवन हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने क्या किया, इन्हीं नंबर के साथ वेरिएबल x लगा के इसको सपोज कर लिया। यानी आपको मैं अब इसका बेसिक थीम इसमें आ जाता हूँ ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको कर सकें। चूँकि हमारे पास रेशो दी है 5:8, जब हमने नंबर्स 2 नंबर फ़र्ज़ करने हैं, 8, तो फिर आप क्या करेंगे, इनके साथ x लगा देंगे, तो एक नंबर ये बन जाएगा, एक नंबर ये बन जाएगा। तो यानी जो आपने नंबर सपोज करने हैं वो आपने उसी रेशो के साथ लेने हैं, उसके साथ वेरिएबल x लगा के, तो ये 5x एक नंबर बन जाएगा और 8x बन जाएगा। अब आपने ये चेक करना है कि जो कंडीशन इसमें दी गई थी वो उसने कहा था कि रेशो जो है उन 2 नंबर के दरमियान रेशो ये है। तो अब चेक करेंगे जो हमारे पास 2 नंबर है इसकी रेशो वाकई ये बनती है, तो 5x रेशो 8x। अब
रेशो के जो सिंप्लीफिकेशन है इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम किसी एक नंबर पे इसको डिवाइड करते हैं ताकि ये सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो अब ये दोनों नंबर x पे डिवाइड हो सकते हैं, इसको x पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और इसको x पे डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। यानी अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाई x। जिस तरह आपने इसका क्वेश्चन इस 3.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहला लेक्चर था मेरा, उसमें ये सिंप्लीफिकेशन वाला हमने काम किया था कि किसी नंबर पे डिवाइड कर, जैसे यहाँ पे मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये सिंपल फॉर्म में आ गई। तो इस तरीके से वो डिवीजन उस वक्त तक करते रहना जब तक कि वो सिंपल फॉर्म में नहीं आ जाती या मज़ीद वो डिवाइड नहीं हो सकती किसी नंबर पे। तो आप देखें कि जो नंबर थे हमारे पास वो ये हैं और इसकी रेशो 5:8 और यही गिवन है। इसका मतलब ये है कि इस तरह का क्वेश्चन और भी है, एक्सरसाइज में एग्जांपल भी है। तो जब आपने सपोज करने नंबर तो उसकी रेशो कौन सी होनी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है, ये ख़ास ख्याल रखना आपने। और फिर इसको इंश्योर करने के लिए कि रेशो वही हो तो सिंपल एक मेथड मैंने बता दिया कि जो नंबर जो रेशो दी गई उन्हीं के साथ वेरिएबल लगा के उसको सपोज कर ले बस। अगर रेशो 7:2 है तो नंबर क्या हो जाएंगे, 7x और 2x हो जाएगा। अगर रेशो 3:2 है तो हम नंबर फ़र्ज़ करते हुए क्या करेंगे, x लगा देंगे, 3:2 को हम लिखेंगे 3x और 2x। तो इस तरीके से नंबर आपने सपोज करने हैं। तो इस क्वेश्चन में जो मेन मतलब एक डिफ़िकल्ट पॉइंट था वो यही है कि स्टूडेंट को इस बात की समझ नहीं आती कि ये नंबर्स हमने कैसे सपोज करने हैं। तो जिस स्टूडेंट ने कर लिया तो समझ लें कि अब क्वेश्चन आगे बहुत ईजी होगा उसके लिए। अब चलते हैं आप क्वेश्चन के बाकी हिस्से की तरफ। अब हमने सपोज कर लिया दी नंबर्स बी 5x एंड 8x according to given condition। अब गिवन कंडीशन क्या है, इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर। अब 5x जो है इसमें भी 9 आपने ऐड कर देना है। अच्छा रेशो जो है इसको हम 5:8 दो तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, 5x और 8x। एक तो ये कि आप इसको रेशो के फॉर्म में लिख लें और एक ये है कि आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। यानी 5:8 जो है उसको हम ये वेरिएबल लगा के हमने नंबर जो फ़र्ज़ किया वो ये हो गए। तो रेशो इन दो नंबर के दरमियान को रेशो को इस तरह भी शो किया जा सकता है, इस तरह भी शो किया जा सकता है। तो जैसे भी करें आप, अब आपने क्या करना है, इसमें 9 ऐड कर देना है। तो इधर भी मैंने 9 ऐड कर दिया और इसमें भी 9 ऐड करने लगा हूँ। अब जब 9 इसमें ऐड करेंगे तो नई रेशो उसने क्या बताई कि वो 8:11 की इक्वल आती है। तो 8:11 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये स्टेप समझने वाला, बस जिसको ये समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं होगी। तो यही एक स्टेप हमारा कि आपने ये नंबर्स सपोज कैसे करने हैं और फिर उस पर कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है। बस ये दो स्टेप इसमें समझने वाले हैं और इसके बाद कोई नई चीज़ नहीं, इंशाल्लाह आप इजीली इसको कर सकेंगे। अब फिर देखें कि 5x था हमारे पास, पहला नंबर क्या फ़र्ज़ किया हमने 5x, उसमें भी 9 ऐड कर दिया और जो दूसरा नंबर था वो क्या है 8x, तो 8x में भी 9 प्लस कर दिए। तो अब इसको रेशो की फॉर्म में हमने लिख दिया, चूँकि 5:8 है तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये रेशो की फॉर्म में लिख दिया और वो नई रेशो क्या किसके इक्वल आती है, जब नंबर ऐड करते हैं तो वो 8:11 आती है। तो हम इसको 8/11 भी लिख सकते हैं। अब यही रिज़ल्ट जो है दूसरी फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि 5x रेशो 8x, ये एक्चुअली दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान रेशो हमने चेक की है तो ये रेशो की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो फिर मैं दूसरे तरीके से भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें 9 ऐड कर देना है, 5x प्लस 9x 9 रेशो 8x प्लस 9। अब इसमें भी 9 ऐड कर दिया और इसमें भी 9 ऐड कर दिया। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल पीछे आपको दी थी कि सेम नंबर ऐड करने से उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो नई रेशो वो किसके इक्वल आती है 8:11। यानी क्वेश्चन मैंने आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी बता दिया है। अगर आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह होगा कि दो रेशो जो नंबर हैं उनके दरमियान रेशो लिखें, फिर उसमें 9 ऐड कर दें, इसमें भी 9 ऐड कर दें, तो इसके दरमियान जो नई रेशो है वो किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल आती है जो गिवन है। तो ये चीज़ आपने लिख दी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी थी उस पैटर्न पे।
अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया कि रेशो और प्रोपोर्शन का जो भी सिलसिला था वो हमने यूज़ कर लिया। अब जितनी भी आगे इस क्वेश्चन के बाकी स्टेप्स हैं उसमें रेशो की कोई जिक्र नहीं आएगा, जस्ट आपकी इसकी जैसे अलजबरे में चीज़ों को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अब आपने इसको इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पिछला जो लेक्चर हम कर चुके हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 11 5x + 9 8 × 8x + 9। अब आप इसको 11 को इससे मल्टीप्लाई करें, 15x 99 और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64x 72 + 72। अब x वाली टर्म एक तरफ करें और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ कर दें आप। लेकिन चूँकि x वाली टर्म जो है ये इसको अगर इधर लेके आते हैं तो ये बड़ी टर्म है और ये छोटी है, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा आपका। तो नेगेटिव से बचने के लिए आप इस x वाली टर्म को उधर ले जाएं, ये ऑलरेडी इधर मौजूद है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो -55x आ जाएगा। और 72 इधर आके शिफ्ट होगा तो -72 आ जाएगा। अब आप इसको माइनस कर लें, 99 - 72 ये 27 आ जाएगा। और 64 जो है इसमें से आपने 55 माइनस करना तो ये 9 आ जाएगा, 9x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 को इधर आके डिवाइड कर दें, x = 27/9। अब 27 को 9 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा, 3 = x, तो x = 3। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो कर चुके हैं। अब देखें ये सारा पोर्शन वही है जो आपने पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक ये छोटी सी नई बात है कि नंबर सपोज कैसे करने हैं और फिर वो कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है। तो इस स्टेप के बाद बाकी कोई भी चीज़ इस चैप्टर की नहीं है, ये सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, जो हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में या 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कि अगर ये रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है तो हमने इसको 9 ऐड कर दिया, इधर भी 9 ऐड कर दिया और नई रेशो हमारे पास ये है। अब देखें तो दो तरीके हैं। अब एक तो ये कि आप इसको दोबारा फ्रैक्शन में लिख लें, ये ओवर ये = 8/11, यानी अगर दोबारा लिखेंगे तो फिर यही स्टेप आ जाएगा आपको। अगर तो चाहें तो आप इसी स्टेप पे मूव कर सकते हैं, तो इसके बाद इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा कंपेयर करें, ये प्रोपोर्शन का टॉपिक हमने पढ़ा था कि A/B = C/D। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो एक तो इसको फ्रैक्शन में करके आप कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप देखें तो ये फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म और ये सेकंड और ये वाली टर्म्स। मज़ीद हम इसको पहले इस प्रोपोर्शन में लिख लें तो फिर हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। 8x इक्वल के बजाय हम प्रोपोर्शन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म में। यानी मज़ीद हमने ये देखें कि अगर प्रोपोर्शन में है तो हम इक्वल लगा सकते हैं, इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में, दोनों तरह लिख सकते हैं। अब ये इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम, और ये जो मिडिल टर्म्स है वो क्या कहलाएंगी, मीन कहलाएंगी। तो अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें तो इस फार्मूले से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, शॉर्टकट मैंने लिख दिया एक्सट्रीम के आपके लिए, आप ये पूरा लफ्ज़ यूज़ कर लें। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अच्छा, ये पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने एक्सट्रीम पहले लिखना है और मीन वाली प्रोडक्ट बाद में लिखना। ये पूरा पोर्शन इधर लिखा जा सकता है और ये इधर लिखा जा सकता है, दोनों इक्वल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना आपने, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये जो मिडिल टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें इसी क्वेश्चन को टोटली मैं डिफरेंट मेथड से आपको करके दे रहा हूँ कि अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करना चाहेंगे तो फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में आ गया। अब
हमने क्या करना है, 11 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर x वाली वैल्यू जो है वो हमने एक तरफ कर देनी है और कांस्टेंट टर्म जो है दूसरी तरफ कर लेनी है। इस तरीके से x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप देखें, इसको कंपेयर करें तो ये स्टेप हमारा आ चुका है कि अगर आप वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन, यानी हमने यहाँ पे फ्रैक्शन वाला पोर्शन उस तरीके से स्टेप्स वो यूज़ नहीं किया, हमने जस्ट वो फार्मूला यूज़ किया। लेकिन आगे चल के ये जो चीज़ बनेगी फिर वो यही बनती है जो आप फ्रैक्शन की तरफ से जो है वो करते हैं। इसका मतलब कि अगर आपने अब इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे चलाना है तो जैसे ये किया हुआ सारे का सारा इसी तरीके से होगा। लेकिन स्टार्ट डिफरेंट है कि ये आपने फ्रैक्शन में लिख के इसको हल कर लिया और ये आपने इसको रेशो में लिख के जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये 2-3 स्टेप डिफरेंट है और आगे चल के फिर सेम उसी पैटर्न पे जो है वो करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड जो है वो आ गए हैं कि आप फ्रैक्शन में क्वेश्चन को लेके चलेंगे या उस प्रोपोर्शन की क्या कहते हैं फॉर्म में इसको लेके चलेंगे। दोनों आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक मैं आपको हिंट देता चलूँ और आगे हम क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। अगर तो आपके पास जो क्वेश्चन है, जो रेशो दी गई है वो फ्रैक्शन में ऑलरेडी नहीं है, तो फिर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में दिया हो, जो रेशो में दिया है वो फ्रैक्शन में हो, यानी रेशो जो है वो फ्रैक्शन में दी हो, तो फिर हम इसको इसी फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी अब ये जो क्वेश्चन है ये तो दोनों तरह जैसे भी कर लें तो एक ही तरीके से ये हो जाता है। लेकिन अगर वो पहले से फ्रैक्शन में है, जैसे अभी अगले क्वेश्चन में आएंगी बात ये अगले लेक्चर में, तो फिर मैं वहाँ पे डिटेल से बता दूंगा कि अगर ये चीज़ें फ्रैक्शन में हो, ये रेशो वगैरह जैसे इधर 3 हो इस तरीके से, तो फिर हम इसको इसी फार्मूले से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फ्रैक्शन पहले से मौजूद हो तो दोबारा उसको फ्रैक्शन में करेंगे तो वो डबल फ्रैक्शन हो जाएगी, वो फिर स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है उसको टैकल करना। तो बहरहाल ये जो बात मैंने बताई है यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही, इसलिए हो सकता है मेरी बात को आपने पिक ना किया हो। लेकिन जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो उसमें मैं डिटेल आपको बता दूंगा कि इस तरीके से जो मैंने बात में आई है वो कैसे अप्लाई हो सकती है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको डिस्कस किया है। तो सेम इसी पैटर्न पे आपकी जो 3.1 एक्सरसाइज है उसका एग्जांपल 3 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी तरीके से करना है आपने। उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रेशो डिफरेंट दी गई है और नया नंबर जो ऐड करना है वो डिफरेंट है। बाकी सेम इसी पैटर्न पे आपने करना है। और अगर कहीं भी आपको माइनस करने के लिए कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर कोई नंबर माइनस करना है तो वो दोनों माइनस इधर भी कर देंगे और इधर से भी माइनस कर देंगे, तो नई रेशो जो आएगी उसके इक्वल आएगा। यानी कोई भी नंबर प्लस करना हो या माइनस करना हो किसी भी रेशो में, तो वो रेशो चेंज हो जाती है और जो नई रेशो है उसके इक्वल लिख के हम इसको जो है वो हल कर लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन मज़ीद आपने इसी पैटर्न पे कर लेने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी क्वेश्चन हमने किए उनसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़, कि 8 किलो जो आम है उनकी आपने प्राइस मालूम करनी है, उनकी आपने कीमत मालूम करनी है। इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज़ कॉस्ट इज़ ₹250, अगर 5 kg जो आम है उसकी कीमत 250 रुपये हो, तो फिर 8 किलो मैंगो जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ये हमने मालूम करनी है। अब यहाँ पे महसूस ये हो रहा है कि 5 किलो के जो 250 रुपये हैं, अब 8 किलो ले रहे हैं हम, तो थोड़ी सी मकदार बढ़ गई है। तो इसका मतलब जो इसकी प्राइस आएगी वो भी पहले से ज़्यादा होगी। तो 250 से बड़ा आंसर जो है वो यहाँ पे आएगा। चूँकि क्वांटिटी बढ़ गई है, 5 थी पहले तो 250 है और 8 है, तो फिर उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 2 तरह से किया जा सकता है। एक तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, और 7th और 8th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन आपने किए भी हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक कंसेप्ट जो है वो हम छोटी क्लासेस में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला टॉपिक इससे अगली एक्सरसाइज में आना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो एक क्वेश्चन, एक तो मेथड इसका ये कि आप इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी इस क्लास के लिए ऐसे 10th क्लास में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया, वो अगली एक्सरसाइज में जब वो आप अगली एक्सरसाइज पढ़ लेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको दूसरे मेथड से जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है वो इसको सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पे मालूम क्या करना, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़। तो 8 किलो जो आम है उसकी आपने कीमत जो है वो मालूम करनी है। लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़ इज इक्वल टू एक्स। 8 किलो जो आम है उसकी कीमत अगर हमने जो फ़र्ज़ करनी है, जो मालूम करनी है, उसको हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स है। अब यहाँ पे दो बातें यूज़ हुई हैं, एक तो कॉस्ट का जिक्र किया गया और दूसरा क्वांटिटी। दो चीज़ों का जिक्र किया गया, तो इनके दरमियान हम रेशो बनाएंगे और फिर रेशो का जो कंसेप्ट यूज़ करते हुए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। रेशो बिटवीन, अब जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, कॉस्ट या प्राइस, जो भी आप लिखना चाहें, कि हम जो कॉस्ट के दरमियान रेशो है उसको हम फाइंड करेंगे और उसके बाद दूसरी हम मालूम करेंगे इसकी रेशो बिटवीन कॉस्ट के और जो इसकी क्वांटिटी है। क्वांटिटी को हम क्वांटिटी भी लिख सकते हैं और मास का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो एक्चुअली इसका जो क्वांटिटी का ये मकदार दी गई है, इसको हम आम लफ्ज़ों में तो वेट भी कह लेते हैं, लेकिन साइंसी रूप से हम इसको मास का नाम देते हैं। तो रेशो बिटवीन कॉस्ट इज इक्वल टू रेशो बिटवीन मासेस। अब मैं 8 किलो मैंगो जो है उसकी रेशो कितनी फ़र्ज़ की हमने, प्राइस एक्स, और दूसरी प्राइस क्या दी हुई है 250। यानी जो उनकी कॉस्ट है, जो उनकी प्राइस है, उनके दरमियान रेशो हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह जब आप इसके जो वेट है या मास है उसके लिहाज से निकाल लेते हैं। तो जो 8 किलो आम है उसकी प्राइस क्या है, एक्स हमने फ़र्ज़ की है। 8 किलो आमों की कीमत कितनी फ़र्ज़ की है, एक्स। तो अब हम इसका जो वेट है वो 8 वो पहले लिखेंगे और फिर दूसरा जो वेट है वो कितना है 5 kg। कि पहले हमने उनकी प्राइसेस या कॉस्ट के दरमियान रेशो निकालनी है। तो एक 8 किलो आम है और दूसरे 5 किलो आम है, तो 8 किलो की प्राइस कितनी एक्स है और 5 किलो की प्राइस कितनी है 250। इसी तरह पहला हमने क्या लिया 8 kg का हमने लिखा है, तो इसलिए 8 पहले लिख दिया और दूसरा मास जो है वो 5 kg है, तो वो 5 हमने बाद में लिख दिया। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यही कंसेप्ट इसमें समझने वाला था कि आपने इसको रेशो की फॉर्म में कैसे लिखना है। अब इस फॉर्म में आ गया, तो रेशो का जो कंसेप्ट है वो इतना ही है। अब इसकी आगे जितनी भी कैलकुलेशन है वो हम आम तरीके से करेंगे। तो अगर आप ये चीज़ देखें कि ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन अब हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इसको प्रोपोर्शन में लिख के एक्सट्रीम और मीन वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो फिर हम इसको आम अलजबरिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो एक्स ओवर 250 इसको फ्रैक्शन में लिख दिया और 8/5 इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या क्रॉस मल्टीप्लाई की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है। 250 तो डिवाइड हो रहा है तो जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 × 250/5, तो 250 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 250 को 5 पे डिवाइड करना आपने तो 50 आ जाएगा। 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400। तो x की वैल्यू जो है वो 400 आ गई। अब x क्या चीज़ थी, हमने ये कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज़, 8 किलो की ये प्राइस है। तो चूँकि ये एक प्राइस हमने फाइंड की है, x जो है वो प्राइस को सपोज किया था, इसका मतलब आप इसके साथ यूनिट क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे एंड में आंसर क्या आएगा, देयरफॉर कॉस्ट या प्राइस जो भी लिखना चाहें आप, कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़। जो ऊपर आपने सेंटेंस लिखा है सपोज करने के लिए वही लिख के अब आप x के इक्वल है और ये किसके इक्वल है 400। यानी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपने कोई चीज़ सपोज की हो तो बाद में उसका आंसर देना होता है, तो इसलिए वही सेंटेंस दोबारा लिखेंगे और जो उसका आंसर है वो लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 8
केजी जो मैंगो है उसकी प्राइस कितनी होगी, 400 रुपीज़ जो है होगी। तो स्टार्ट में मैंने बताया था कि पहले 5 किलो की 250 रुपये है, तो 8 किलो की जो है वो उससे बढ़नी है वैल्यू। तो आप देखें कि वो 250 की बजाय 400 जो आंसर आया, तो पहले से बढ़ गया। इसका मतलब इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अगर एक मकदार बढ़ी है तो दूसरी भी यहाँ पे बढ़ गई है, तो इसमें के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसलिए आप इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जब हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा इजी तरीके से डायरेक्ट मेथड वाले फार्मूले से भी इसको कर सकेंगे। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ चुकी होगी। तो इसको लाइक भी करें और शेयर करें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।